हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का। हमने पिछले क्लास में रिलेशन फंक्शन स्टार्ट किया था। उसमें हमने थोड़ा सा 11th क्लास का प्रीव्यू किया था, मतलब रिवाइज किया था। सेट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। और रिलेशन के जो टाइप्स हैं उसमें से 2 टाइप के रिलेशन हमने पढ़ा था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शंस के आगे के टॉपिक्स। अगर तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो पिछले क्लास में हमने 2 टाइप पढ़े थे, लेकिन टोटल हमको कितने टाइप्स पढ़ने हैं? 5 टाइप पढ़ने हैं। और भी होते हैं, पर हमको यहाँ पर 12th क्लास के सिलेबस के हिसाब से 5 टाइप्स पढ़ने हैं टोटल, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अगर तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस दिया हुआ है ना। 5 तरीके के रिलेशंस दिख रहे हैं। रिलेशन जिसमें ऊपर में देखिए एम्प्टी दिया है, फिर उसके बाद यूनिवर्सल, फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो 5 टाइप्स ऑफ रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन आर इज इक्वल टू एम्प्टी, जो नल सेट बनता है ना। यूनिवर्सल, ये तो इन 5 में से 2 के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना। एक एम्प्टी रिलेशन के बारे में पढ़ा था हमने, और एक दूसरा किसके बारे में पढ़ा था? यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में पढ़ा था। तो ये दोनों पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग इन दोनों को ना पढ़ के बाकी जो 3 बचे हुए हैं, है ना, बाकी जो 3 टाइप के रिलेशन है उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो आज जो हम लोग 3 रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और थर्ड नंबर पे है ट्रांजिटिव। इन तीनों के बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इनके डेफिनेशंस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव होता क्या है? जो रिफ्लेक्ट करता है, अपने आप को जो रिफ्लेक्ट करता है उसको रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का, देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है। आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू ए। रिटर्न सिम्बॉलिकली, आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट्स एन एक्स। इफ एक्स बिलोंग्स टू यू इम्प्लाइज दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखिए इसको समझते हैं हम लोग, है ना। डेफिनेशन तो याद कर लेंगे, पर इसको समझना पड़ेगा। अगर स्टार्ट करते रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में क्या होता है, तो डेफिनेशन को अगर हम लोग देखेंगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा होना चाहिए? जैसे एक सेट लेते हैं ए, ठीक है। ए सेट लिया हमने। ए सेट में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। एक रिलेशन डिफाइन किया मैंने, कुछ भी एक कंडीशन दे दिया मैंने जिसमें ए और बी, फिर यहाँ पर कुछ कंडीशन दे दिया मैंने। और ए और बी दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? दोनों इस सेट ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऐसा एक रिलेशन हो गया। अब अगर इस रिलेशन के रोस्टर फॉर्म में ए का रिलेशन ए के साथ बन जाए, बी का रिलेशन बी के साथ बन जाए, सी का रिलेशन सी के साथ बन जाए और डी का रिलेशन डी के साथ बन जाए, है ना। इसके जितने भी एलिमेंट्स इस सेट के, सारे एलिमेंट्स का रिलेशन खुद के साथ बन जाए, तब वो क्या कहलाता है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है ना। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है अगर सारे एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन बन जाए, है ना। मतलब एक एलिमेंट उठा के लिए और उसका इमेज क्या हो, वही एलिमेंट उसका इमेज बन रहा हो, तब इसको क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जैसे एक मैं लेता हूँ, एक रिलेशन हो गया ए, सॉरी रिलेशन कहता हूँ, सेट हो गया। एक सेट लेता हूँ मैं ए, जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4। एक रिलेशन में डिफाइन करता हूँ, ठीक है, ए एंड बी। इसमें बी इज डिविजिबल बाई ए, मतलब बी ए से डिवाइड होता है, ठीक है। और जहाँ ए और बी दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इस सेट से, ए सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। ए के जगह पर क्या लेना है? ए कहाँ से लेना है हमको? सेट ए से। सेट ए में ए का वैल्यू क्या है? 1।
अब बी का वैल्यू कैसा लेना है, ऐसा लेना है कि वो ए से डिवाइड होता हो, डिविजिबल बाई ए। अब 1 किसको किसको डिवाइड करता है, 2 को अगर ले तो 2 1 से डिवाइड होता है, तो 1 2 एक रिलेशन बन गया, ठीक है। 3 को अगर ले तो 1 3 का एक रिलेशन बनेगा। 4 को अगर ले तो 1 4 का रिलेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है, 1 4 को भी डिवाइड करता है। ऐसे ही अगर 1 के साथ 1 ले तो भी सही होगा, क्योंकि 1 1 को भी तो डिवाइड करता है, 1 1 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। अब ए के जगह पर दूसरा एलिमेंट 2 लेते हैं। अब 2 किसको किसको डिवाइड करता है, देखो 2 2 को डिवाइड करता है, तो 2 1 ज़ा 2 है ना, तो बी ए से डिविजिबल हो गया, 2 2 से डिविजिबल है ना। 2 के साथ और किसका रिलेशन बन सकता है, 4 का, है ना, 4 2 से डिविजिबल है। ऐसे अगला पॉइंट क्या है, 3 3 किससे किससे किसको किसको डिवाइड कर रहा है, अब 3 के साथ 3 ले सकते हैं, ये 3 3 से डिविजिबल है। और 3 को लेंगे तो दूसरा कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है जो, है ना, 3 से डिवाइड होता हो, डिविजिबल बाई 3, है ना, ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। अब अगला एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर 4। अब 4 किसको डिवाइड करता है, यहाँ पर से 1 4 से डिवाइड नहीं होता, 2 4 से डिवाइड नहीं होता, 3 4 से डिवाइड नहीं होता, 4 4 से डिवाइड होता है ना, तो एक रिलेशन तैयार हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होना चाहिए, 1 का 1 के साथ रिलेशन बनना चाहिए, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। 1 का 1 के साथ रिलेशन बन गया, 2 का 2 के साथ रिलेशन बन गया, 3 का 3 के साथ रिलेशन बन गया और 4 का 4 के साथ रिलेशन बन गया। तो ये चारों हैं रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव दिख रहे हैं यहाँ पर। जो एलिमेंट लिया है हमने उनका इमेज भी वही एलिमेंट मिल रहा है हमको, ठीक है। सेम सेम एलिमेंट्स का क्या बन रहा है हमारा यहाँ पर, पेयर बन रहा है, ऑर्डर्ड पेयर बन जा रहा है। तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होना चाहिए, जितने एलिमेंट्स हैं सेट में दिए हुए उन सारे एलिमेंट्स का रिलेशन खुद के साथ भी बनना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। अगर यहाँ पर ऐसा रहता कि 1 1 रहता, 2 2 रहता, 4 4 रहता, 3 3 अगर नहीं रहता, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है कि बाकी तीनों का बना है, एक छूट गया मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होता, अगर एक भी छूट जाता तो, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक अगर रिलेशन डिफाइन करते ए आर ए, मतलब ए से ए में ही रिलेशन, जैसे इसमें डिफाइन किया है हमने, ए से ए में ही रिलेशन, पहले सेट से ही, पहला सेट भी ए लिए थे, दूसरा सेट भी ए लिए थे, है ना, ए और बी दोनों कहाँ से लिए थे, ए से। तो ए आर ए एक रिलेशन डिफाइन करते, इसमें इफ ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए बिलोंग करता है आर में, रिलेशन में सेम सेम एलिमेंट्स का पेयर बिलोंग करता है, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू आर, हर ए, सॉरी आर नहीं, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू सेट ए, है ना, एवरी मतलब हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा। ऐसे रिलेशंस को रिफ्लेक्सिव कहा जाता है जिसमें दिए गए सेट के सारे एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेशन बनाते हैं, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेशन बनाएंगे, है ना। ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू सेट ए। अब यहाँ पर देखेंगे तो कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। पहला वाला देख रहे हैं, आर वन इज इक्वल टू ए बी वेयर ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। तो ए लेस देन इक्वल टू बी अगर रिलेशन हम लोग देखेंगे तो ए बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या फिर बराबर भी हो सकता है। तो छोटे में तो खुद के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, पर ए इज इक्वल टू बी जहाँ कंडीशन आएगा वहाँ खुद के साथ रिलेशन बन जाएगा, है ना, बराबर अगर रहे, इक्वल रहे, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा।
वैसे ही नीचे कुछ एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। R2 इज इक्वल टू ए बी वेयर ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब ए बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो ए अगर मैंने 3 लिया है तो बी क्या ले सकते हैं हम लोग, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं ले सकते हैं। तो 3 के साथ 3 का रिलेशन नहीं बनेगा, वैसे 2 के साथ 2 का रिलेशन नहीं बनेगा, है ना। तो क्या हो रहा है इस रिलेशन में, ए बी ए ग्रेटर देन बी, तो ए बी से बड़ा हो रहा है, इक्वल कहीं नहीं आ सकता, है ना। ए इज़ ग्रेटर देन बी तो उसका खुद के साथ तो रिलेशन बन ही नहीं सकता, है ना। 4 इज़ ग्रेटर देन 4 हम कभी नहीं लिख सकते, या 3 इज़ ग्रेटर देन 3 हम कभी नहीं लिख सकते। तो 3 3 का रिलेशन नहीं बनेगा, 4 4 का रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले उसका इमेज सेम एलिमेंट नहीं हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही उसके बाद का एग्जाम्पल देखते हैं, R5 जो दिया है, R5 इज इक्वल टू ए बी वेयर ए इज इक्वल टू बी प्लस 1। तो ए इज इक्वल टू बी प्लस 1 मतलब अगर मैंने ए 4 लिया है तो बी क्या होगा, 3 होगा, है ना। 3 + 1 4 होता है। अब ए के जगह पर मैंने 3 अगर लिया तो बी के जगह पर 3 कभी नहीं हो सकता, है ना। 3 + 1 तो 4 हो जाएगा, और ए के जगह पर क्या रह जाएगा, 3। 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 + 1। तो ए और बी हम लोग सेम नहीं ले सकते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। ए और बी बराबर नहीं हो सकता। अगर इक्वल को रिलेशन नहीं बना सकते, मतलब सेम सेम एलिमेंट्स का रिलेशन नहीं बना सकते, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। वैसे ही लास्ट वाला R6 देखे तो वो भी क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। a + b <= 3। ए और बी को अगर ऐड करें 3 से छोटा या बराबर होना चाहिए। ओके, तो हमने अभी जो देखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, है ना। एक एग्जांपल सॉल्व भी किया, कुछ एग्जांपल्स भी देखे, इनको नोट कर लीजिएगा। और रिफ्लेक्सिव के बारे में उम्मीद है कुछ आइडिया हो गया होगा आप लोगों को। तो अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ रिलेशन में एक कंप्लीट किया हमने रिफ्लेक्सिव, ज़्यादा नहीं, 1 2 एग्जांपल ही सॉल्व किया है हमने। बाकी आगे और सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स, जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हमको सॉल्व करने के लिए। तो अभी कंप्लीट किए हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव। अब आगे बढ़ेंगे, बाकी और भी बचे हुए, अभी भी 2 टाइप के बचे हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद जो अगला आता है वो कौन सा आता है। और टाइप्स ऑफ रिलेशन में अगला आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्री मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से सेम दिखना चाहिए, है ना, ये सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक समझते हैं। अगर सिमेट्रिक रिलेशन का अगर डेफिनेशन यहाँ पर देखें तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ whenever A is related to B and B is related, then B is related to A for all AB belongs to A. It means if A is related to B then B is also related to A. अब देखो सिमेट्रिक क्या बताया था थोड़ी देर पहले, सिमेट्रिक का मतलब ही क्या होता है कि दोनों तरफ से एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है ना, उसका कंडीशन क्या है। डेफिनेशन देखें तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये होता है, ये निकलता है कि एक रिलेशन अगर हम लोगों ने डिफाइन किया, आर रिलेशन, किसी भी एक सेट में, ए सेट में जैसे आर रिलेशन डिफाइन किया, तो ए और बी अगर आपस में रिलेटेड हैं, है ना, तो उसको उल्टा अगर लिखते हैं तो बी और ए भी आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, है ना। ए और बी का एक पेयर बन जाना चाहिए। अगर ए बी का पेयर बनता है तो बी और ए का भी पेयर बनना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। तो सिमेट्रिक रिलेशन, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन में, कि दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए रिलेशन, है ना, दोनों तरफ से रिलेशन बनना चाहिए। अगर ए लेते हैं हम लोग कोई एलिमेंट, तो उसका रिलेशन अगर बी के साथ बनता है तो बी लेने पर बी का रिलेशन भी क्या होना चाहिए, ए के साथ बनना चाहिए। ठीक है, दो तरफा होना चाहिए। ओके, मान लेते हैं हम लोग ए एक सेट है 1 2 3 4, एक सेट ले लिया हमने, है ना, 1 2 3 4 का सेट ले लिया। अब यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं हम लोग, ए और बी का रिलेशन डिफाइन करते हैं।
कि B is not equal to A where AB belongs to set A। ये एक रिलेशन हमने डिफाइन किया, ठीक है। अब इस रिलेशन में हम लोग अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, ए क्या लेते हैं, पहले 1 लेते हैं। बी कैसा होना चाहिए, ए के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो बी क्या हो सकता है, 1 ले चुके तो 1 नहीं हो सकता, बाकी हो सकता है 2 हो सकता है 1 के साथ, 3 हो सकता है 1 के साथ, और 4 हो सकता है 1 के साथ। ऐसे अगला एलिमेंट 2 लेते हैं, है ना। ए के जगह पर अगर हम लोगों ने 2 लिया तो 2 के साथ क्या क्या हो सकता है, बी का वैल्यू ए नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू मतलब 2 नहीं होना चाहिए, क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 के साथ 2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, 2 के साथ 4 हो सकता है। वैसे अगला एलिमेंट क्या है, ए के जगह पर हम लोगों ने लिया 3, है ना। 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए बी, तो क्या क्या हो सकता है, 3 के साथ 1 हो सकता है, 3 के साथ 2 हो सकता है, 3 के साथ 4 हो सकता है। इसके बाद अगला एलिमेंट क्या है, 4 के साथ क्या हो सकता है, देखो 4 के साथ 4 नहीं ले सकते हम लोग, है ना, उसके इक्वल नहीं हो सकता, तो बी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 के साथ 2 हो सकता है, 4 के साथ 3 हो सकता है। तो ये रिलेशन तैयार हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं पहला पेयर लेते हैं 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 भी है, ठीक है। 1 3 है, इसका उल्टा 3 1 भी है। 1 4 है, इसका उल्टा 4 1 भी है यहाँ पर। 2 3 है, 2 3 का उल्टा देखो 3 2 है यहाँ पर। 2 4 का उल्टा 4 2 ये रहा। 3 4 का उल्टा 4 3 ये रहा। तो इसमें जितने भी पेयर बने हैं हमारे, सबका ऑपोजिट भी है यहाँ पर, है ना, जस्ट ऑपोजिट। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू आर देयर exists a BA belonging to R, therefore it is symmetric, है ना। तो ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। कभी भी ए बी बिलोंग करता है आर से, अगर ए बी आर से बिलोंग करता है तो बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तब जाके ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। एक भी अगर इसमें पेयर ऐसा मिल जाता है जिसका ऑपोजिट हमको नहीं मिल रहा है आर में, तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक नहीं होता फिर, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, इफ़, ऐसे इसको शॉर्ट में लिखते हैं, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये क्या होना चाहिए, इंप्लाइज करके बी ए भी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, तब ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये सिमेट्री का क्या हो गया, इसका कंडीशन हो गया। तो ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। कोई भी एक सेट अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तो जस्ट उसका अपोजिट भी, है ना, इन्वर्स भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो आगे ये कुछ और एग्जांपल दिया हुआ है सिमेट्रिक का, ठीक है। R1 1 1 दिया है, 1 2 दिया है, 2 1 दिया है, 2 2 दिया है, 3 4 दिया है, 4 1 4 4, ठीक है। ये कहता है सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो 1 1 अगर देखते हैं हम लोग, इसके सारे एलिमेंट्स को एक बार चेक करते हैं, सभी पेयर्स को। 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1 ही होता है, बिल्कुल है, वहाँ पर वही है। 1 2 का उल्टा 2 1, वो भी है उस पूरे रिलेशन में, देखो 1 2 के ऑपोजिट 2 1, है ना। उसके बाद के पेयर्स देखते जाते हैं। 1 2 के बाद आ रहा है 2 1, 2 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 2, उसके पहले दिया हुआ है। फिर अगला क्या है, 2 2, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है ना, तो वो मिल गया हमको, वही है। 2 2 का उल्टा 2 2 अपने खुद से रिलेट कर देंगे। 3 4 का उल्टा 4 3, 4 3 नहीं दिख रहा है हमको, है ना। 3 4 का उल्टा 4 3 नहीं है अपने पास। 4 1 का उल्टा 1 4 भी नहीं है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ क्योंकि दो पेयर ऐसे मिल गए। इसके बाद दूसरा जो एग्जांपल दिया, R2 इज इक्वल टू 1 1 दिया है, 1 2 दिया है और 2 1 दिया है। तो इसके अगर हम लोग चेक करें सभी पेयर्स को, 1 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 1 ही होगा, तो वो तो है ही। सबसे पहला ही टर्म 1 1 है, उसका उल्टा भी 1 1, वही टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या दिया, 1 2, 1 2 का उल्टा 2 1, देखो लास्ट में दिया है 2 1। लास्ट वाला टर्म देखें 2 1, 2 1 का उल्टा क्या होता है, 1 2। तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि सभी पेयर्स का क्या है, ऑपोजिट भी दिया है। ऐसे ही सबसे लास्ट वाला R3 को अगर देखें,
1 1 का ऑपोजिट 1 1 होता है वहाँ पर। 1 2 का ऑपोजिट 2 1 भी है, देखो उसी में दिया है 2 1 भी। उसके बाद आता है 1 4 का ऑपोजिट 4 1 वो भी है, ठीक है। उसके बाद 2 1 का ऑपोजिट 1 2 पहले ही है। उसके बाद 2 2 का ऑपोजिट 2 2 ही होता है वहाँ पर। 3 3 का ऑपोजिट 3 3 होता है, वही है। 4 1 का ऑपोजिट 1 4, शुरू से तीसरे नंबर पे हमको दिख जाएगा 1 4। और सबसे लास्ट में है 4 4 का ऑपोजिट 4 4 ही होता है। तो सभी का जो ऑपोजिट होगा, है ना, जितने भी टर्म्स यहाँ पर दिए हैं, जितने भी पेयर्स बने हुए हैं R3 में, उन सब का ऑपोजिट भी यहाँ पर है, ठीक है। सबके ऑपोजिट दिए हुए हैं इसी रिलेशन में। तो जब रिलेशन में ए भी दिया है और बी ए भी दिया है, तब उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। तो ये रिलेशन भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो R3 के सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, दो तरीके का रिलेशन हमने पढ़ा। इन दोनों के बारे में आज देखेंगे हम लोग, ठीक है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। बस आगे और भी टॉपिक्स हैं, ट्रांजिटिव है रिलेशन, है ना, और इक्विवेलेंस रिलेशन, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। तो वो अगले वीडियो में हम लोग उन दोनों को कवर करेंगे। आज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, यहीं तक का रिवाइज कीजिए आप लोग। थैंक यू।